हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलीगल एक्शन। तो दोस्तों, आज हम जो रिवर्स इंजीनियरिंग है, जो सॉफ्टवेयर क्रैकिंग है, उसका ये दूसरा टॉपिक है, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो एसएमएल लैंग्वेज है वो क्या क्या होती है, और ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग होती है उसमें जो सबसे ज़्यादा एसएमएल लैंग्वेज का यूज क्यों होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस जो ये टॉपिक है एसएमएल लैंग्वेज फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग, इस टॉपिक पे बात करेंगे, और आपको जो एसएमएल लैंग्वेज के कुछ इंस्ट्रक्शन है वो भी आपको क्लियर करूंगा। जो रजिस्टर वगैरह है वो सारे आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे और आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते। तो दोस्तों, जो एसएमएल लैंग्वेज होती है वो अगर सही मायने में बोला जाए तो जो रिवर्स इंजीनियरिंग है, जो सॉफ्टवेयर क्रैकिंग है, चाहे मालवेयर एनालाइज है, तो जो एसएमएल लैंग्वेज है वो जो सॉफ्टवेयर क्रैकिंग है उसका हार्ट बोल सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, अगर एसएमएल लैंग्वेज नहीं है तो समझ लो कि जो सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग है वो कुछ भी नहीं है। एसएमएल लैंग्वेज के बिना सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग एकदम अधूरी है। हम जो सॉफ्टवेयर को रिवर्स है वो नहीं कर सकते अगर हमें एसएमएल लैंग्वेज का नॉलेज नहीं होता है तो। और दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि जो एसएमएल लैंग्वेज है वो बहुत ही हार्ड लैंग्वेज है, लेकिन दोस्तों मेरा मानना ये है कि जो एसएमएल लैंग्वेज है वो बिल्कुल भी हार्ड लैंग्वेज नहीं है। अगर आप उसको सीखना चाहो तो आप उसको ओनली 15 डेज में सीख सकते हो, एकदम फुल एसएमएल लैंग्वेज, क्योंकि इसमें ना कोई इतना इंस्ट्रक्शन है और ना कोई इसमें इतना कोड लिखना पड़ता है। तो दोस्तों, एसएमएल लैंग्वेज क्या होती है और ये क्यों रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए जरूरी होती है वो चीज़ बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो भी हम सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं, तो वो बिल्ड करने के बाद जो ईएक्सी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनने से पहले दोस्तों आपको पता है कि वो एसएमएल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होता है। उसका जो कोड होता है, जो हमारा सोर्स कोड होता है, जो हम लिखते हैं, और उसके बाद में ये एसएमएल लैंग्वेज के अंदर चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, एसएमएल लैंग्वेज के अंदर चेंज होने के बाद में वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है और फिर उसको जो कोड है उसको कंप्यूटर समझ पाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों एसएमएल लैंग्वेज का मेन मुद्दा क्या और ये क्या काम आती है, हम वो चीज यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो व्हाट इज एसएमएल? एसएमएल लैंग्वेज इज ए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर ए कंप्यूटर और अदर प्रोग्रामिंग डिवाइस स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर कंप्यूटर आर्किटेक्चर इन कॉन्ट्रास्ट टू मोर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which are generally portable across multiple system. SML language is a converted a executable machine code by a utility program. तो दोस्तों, यहाँ पे एसएमएल लैंग्वेज क्या है? तो दोस्तों, एसएमएल लैंग्वेज एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि जो एसएमएल लैंग्वेज है ओल्ड लैंग्वेज है, और अभी आपको पता है कि सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा ऐसे हाई लेवल लैंग्वेज आ गई है, लेकिन जो एसएमएल लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज है और ये मशीन लैंग्वेज है। क्योंकि दोस्तों, जो एसएमएल लैंग्वेज के अंदर कोड लिखे हुए कोड होते हैं वो मशीन होती है, जो कंप्यूटर होता है वो बहुत जल्दी समझ जाता है। और अगर हमें एसएमएल लैंग्वेज एकदम फुल आती है तो हम जो मशीन है उसको और ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहे वैसे मशीन को करवा सकते हैं, उससे काम करवा सकते हैं। तो एसएमएल लैंग्वेज है वह बहुत पावरफुल होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियर के लिए, और अलग जो डेवलपर लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो इस फील्ड में, जो कंप्यूटर फील्ड में है, उनके लिए जो एसएमएल लैंग्वेज है बहुत पावरफुल लैंग्वेज होती है। और इसमें सीखने में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता है, और ये बहुत जल्दी हम सीख सकते हैं अगर हम सीखना चाहिए तो। तो दोस्तों, यहाँ पे जो एसएमएल लैंग्वेज है वो करती क्या है कि जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो सॉफ्टवेयर एसएमएल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होता है, और एसएमएल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होने के बाद वो मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होता है। तो जो एसएमएल लैंग्वेज होती है, अब आपको पता है जो भी डेवलपर होता है वो सॉफ्टवेयर बनाता है, और सॉफ्टवेयर बनाने के बाद में वो जो सोर्स कोड है उसको इनक्रिप्टेड कर देता है, और जो सॉफ्टवेयर उसकी .exe फाइल बन जाती है। अब exe फाइल हमारे पास आती है तो वो एक सॉफ्टवेयर बना हुआ आता है जो पूर्ण सॉफ्टवेयर होता है, और अब उसमें कुछ फीचर्स है जो हमें चाहिए, लेकिन हम उसको परचेज करने के बाद ही वो जो फीचर्स है वो हमें वो मिल सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर एसएमएल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हमें पता है जो सॉफ्टवेयर
कन्वर्ट हो जाता है EXE के अंदर। उसके बाद में वो सॉफ्टवेयर को हम फिर से उसका जो सोर्स कोड है वो हम नहीं देख सकते। तो उसके लिए एक अच्छा उदाहरण है कि हम उस सॉफ्टवेयर को डिसअसेंबलर कर दे। और डिसअसेंबलर के लिए बहुत सारे टूल्स है जो मैंने आपको बताया था, OLEDB फेमस टूल है। तो हम क्या करेंगे, जो सॉफ्टवेयर है उसको हम डिसअसेंबल कर देंगे ताकि वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर फिर से कन्वर्ट हो जाए। और अगर हमें असेंबली लैंग्वेज आती है तो हम उस सॉफ्टवेयर को आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये लाइक डॉट NASM MASM और EMU8086 ये दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ NASM यहाँ पे है दोस्तों, ये दोस्तों कंपाइलर है, ये दोस्तों असेंबली आईडी है। ये क्या करते हैं, हम इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके हम जो आईडी जो असेंबली लैंग्वेज है उसके कोड को हम राइट कर सकते हैं, उसके कीज वगैरह को हम बना सकते हैं और उसको एग्जीक्यूटिव फाइल बनाकर हम देख सकते हैं कि जो असेंबली लैंग्वेज है वो कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे जो फेमस जो कंपाइलर है जो असेंबली लैंग्वेज के वो है NASM MASM और EMU8086। ये सारे कंपाइलर है जो असेंबली लैंग्वेज के को कोड को लिखने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। इसके बाद एक यहाँ पे दोस्तों छोटा सा स्मॉल प्रोग्राम है जो सी का प्रोग्राम है। तो यहाँ पे है हैज इंक्लूड स्टूडियो एच और इंट मेन और प्रिंट में हमने प्रिंट करवा दिया हेलो इलीगल हैकर 7। तो दोस्तों यहाँ पे रिटर्न जीरो का मतलब ये है कि हम ये जो कोड इसको जैसे हम कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो यहाँ पे हमें ये प्रिंट के अंदर जो मैसेज है हेलो इलीगल हैकर 7 वो शो करेगा, ये हमें रिटर्न में ये देगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी जो कंपाइलेशन प्रोसेस है वो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जो सोर्स कोड होता है वो सोर्स कोड जो हम लिखते हैं, जो हम सॉफ्टवेयर को जो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और उसको सॉफ्टवेयर को हम बनाते हैं तो वो होता है सोर्स कोड, जो मानव द्वारा लिखित सोर्स कोड होता है। उसके बाद उसका प्री प्रोसेसर जो ये इंक्लूड डॉट हैज जो फाइल होती है वो फाइल, और उसके बाद जो सोर्स कोड है वो प्री प्रोसेसर है वो उसमें लोड होता है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों लोड होने के बाद यहाँ पे जो हमारा सोर्स कोड है वो कंपाइल होते हैं। कंपाइल होने के बाद यहाँ पे जो कंपाइल होते ही वो सोर्स कोड होते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और असेंबली लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे असेंबली यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट कोड है, ऑब्जेक्ट कोड के बाद में यहाँ पे जो लिंक है, जहाँ पे लिंक का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सोर्स कोड है वो सबसे पहले कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होता है। और असेंबली लैंग्वेज कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे जितने भी सारे एग्जीक्यूटेबल रन वगैरह सारे जो फाइल है वो लिंकिंग होती है। और लिंकिंग होने के बाद में यहाँ पर जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट हो जाता है। और एग्जीक्यूटिव कोड में कन्वर्ट होने से पहले वो मशीन लैंग्वेज में मशीन कोड है उसके अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हमें जो असेंबली लैंग्वेज है वो सीखना चाहिए क्योंकि हर सॉफ्टवेयर असेंबली लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होता है। और हम हर जो सॉफ्टवेयर है उसका हम सोर्स कोड को तो प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन उसके जो असेंबली लैंग्वेज है उसमें हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में व्हाट इज सीपीयू रजिस्टर। तो दोस्तों जो सीपीयू जो रजिस्टर्स होते हैं वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो सॉफ्टवेयर क्रैकिंग है, जो सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग है, उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है वो है सीपीयू जो रजिस्टर है उनका। तो दोस्तों अब आप पूछोगे भाई ये रजिस्टर क्या होते हैं। तो दोस्तों रजिस्टर होते हैं वो स्मॉल सेगमेंट मेमोरी होती है, छोटे छोटे मेमोरी होते हैं जो हमारे जो सीपीयू के जो प्रोसेसर है सीपीयू है, सीपीयू के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं और ये जो सेगमेंट है वही रजिस्टर होते हैं। और ये जैसे हम किसी प्रोग्राम को लोड करते हैं तो ये प्रोग्राम हमारे सीपीयू के अंदर जो रैम है, रैम के अंदर लोड होता है और रैम से भी फास्ट होती है हमारे सीपीयू के जो रजिस्टर है, जो रजिस्टर की मेमोरी होती है वो सबसे ज्यादा फास्ट होती है। तो प्रोग्राम सीपीयू के रजिस्टर में लोड होता है और ये जो रजिस्टर है वो टेम्पररी मेमोरी होती है जो क्या करती है कि जो हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्राम को ये स्टोर करती है टेम्पररी टाइम के लिए। जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब तक तो हमारे सीपीयू के अंदर वो प्रोग्राम लोड होता है और जैसे हमारा जो पीसी होता है, जो हमारी मशीन है वो बंद हो जाती है तो टेम्पररी डाटा परमानेंट डिलीट हो जाता है और सीपीयू के जो रजिस्टर होते हैं वो सारे इम्पटी हो जाते हैं जब हमारी जो मशीन है वो ऑफ हो जाती है। तो जो रजिस्टर होते हैं वो छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं जो सीपीयू के अंदर ऊपर लगे हुए होते हैं, जो काम क्या आते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, टेम्पररी डाटा स्टोर करने के लिए ये काम आते हैं। उसके बाद
assuming you all are using 86 machine, there are two type of processor। तो दोस्तों प्रोसेसर तो उसके दो टाइप होते हैं, वो आपको भी पता है और सबको पता है कि जो प्रोसेसर दो टाइप होते हैं, एक होता है 32 बिट एंड एक होता है 64 बिट प्रोसेसर। तो दोस्तों आपको पता है जो 32 बिट है और 64 बिट है ये दोनों प्रोसेसर है। तो दोस्तों हम जो प्रोग्राम हम 64 बिट में चलाते हैं, वो अगर हमारे पास 32 बिट का जो प्रोग्राम है तो वो हम 64 के बिट जो प्रोसेसर उसके अंदर हम चला सकते हैं। लेकिन जो 64 बिट का जो प्रोसेसर पर सपोर्ट करने वाला प्रोग्राम हमने बनाया है तो वो 32 बिट है, उस पर ये नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, इन 32 बिट प्रोसेसर ईच रजिस्टर कैन होल्ड 32 बिट ऑफ डेटा, ऑन दी अदर हैंड 64 बिट रजिस्टर कैन होल्ड 64 बिट डाटा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास प्रोसेसर दो है और दोनों प्रोसेसर पे जो सीपीयू चिप्स होती है, चिप लगी हुई होती है, उस चिप पे रजिस्टर होते हैं। तो जो 32 बिट का प्रोसेसर होता है तो उसके अंदर जो 32 बिट का जो डाटा है वो स्टोर होता है हमारे रजिस्टर के अंदर, और जो 64 बिट का जो प्रोसेसर होता है तो 64 बिट का ही जो डाटा स्टोर होता है वो रजिस्टर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ रजिस्टर दी हुई है जो रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सॉफ्टवेयर क्रैकिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर नो रजिस्टर है वो एक काफी है। अगर हमें ये नो रजिस्टर के बारे में थोड़ा बहुत आता है तो हम सॉफ्टवेयर किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रैक आसानी से कर सकते हैं। और इसके बाद हम जो इसके और भी वीडियो आएंगे जिसमें हम जो फ्लैग रजिस्टर है वो भी हम सीखेंगे। और ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग जो सीरीज है उसके अंदर हम जो ये असेंबली लैंग्वेज को हम पूरा क्लियर कर लेंगे, पूरा हम सीख जाएंगे इस जो सीरीज है इसमें। क्योंकि असेंबली लैंग्वेज एक टॉपिक नहीं है, हम जैसे जैसे सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे तब जैसे जैसे टॉपिक आएंगे वैसे वैसे हम इस पे बात करते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिक जो असेंबली लैंग्वेज है इसका मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि असेंबली लैंग्वेज क्या और कैसे यूज होती है तो क्यों यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे नो रजिस्टर है वो ज्यादा असेंबली लैंग्वेज में काम आते हैं। असेंबली लैंग्वेज में तो बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग सीखना है। तो सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए ओनली नो रजिस्टर है वही ज्यादा काम आता है। तो दोस्तों यहाँ पे EAX, EBX, ECX, EDX ये नो रजिस्टर होते हैं और ये सारे 32 बिट पे वर्क करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सारे 32 बिट पे वर्क करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो EX है, EX रजिस्टर है, यहाँ पे इसके भी कुछ पार्ट होते हैं जो 16 बिट और 8 बिट पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको इस EAX को यहाँ से E को हटा दे तो यहाँ पे AX रजिस्टर बन जाता है। और AX रजिस्टर 32 बिट का आप हाफ कर लो तो यहाँ पे होता है 16 बिट। तो 16 बिट पे AX रजिस्टर वर्क करता है। तो दोस्तों ऑल द रजिस्टर यूजिंग डिफरेंट पर्पज इन रिवर्स इंजीनियरिंग। तो जो जितने भी रजिस्टर है वो अलग अलग पर्पज के लिए, अलग अलग काम के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग है उसमें यूज होते हैं। सो आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग देम वन बाय वन the more clear and accurate understanding of register concept. The register are called heart of reverse engineering। दोस्तों यहाँ पे जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो रजिस्टर होते हैं वो हम जो रिवर्स इंजीनियरिंग, जो सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग है उसका हम हार्ट कह सकते हैं, उसका हम दिल कह सकते हैं। अगर हमें रजिस्टर का ज्ञान है तो हम कोई सा भी सॉफ्टवेयर को क्रैक आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि असेंबली लैंग्वेज बहुत पावरफुल होती है सॉफ्टवेयर क्रैकिंग के लिए, रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों EAX रजिस्टर ये क्या काम करता है, प्राइमरी एक्यूमुलेटर स्टोर फंक्शन रिटर्न वैल्यूज। तो यहाँ पर दोस्तों EAX रजिस्टर ये रजिस्टर सारे वैल्यू स्टोर करते हैं, लेकिन वैल्यू को ये अलग अलग तरीके से स्टोर करते हैं। कुछ रजिस्टर वैल्यू को स्टोर करते हैं, कुछ रजिस्टर वैल्यू को वापस खाली करते हैं, और कुछ रजिस्टर वैल्यू को स्टोर करने के बाद में वैल्यू को ऐड, कंपेयर, जंप वगैरह ये सारी वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे जो EAX रजिस्टर है वो क्या काम करता है, जो वैल्यू है उसको स्टोर करता है। EBX बेस रजिस्टर बेस पॉइंटर इनटू डाटा सेक्शन। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये EBX रजिस्टर ये क्या करता है, जो पॉइंटर होता है, अगर आपने C लैंग्वेज में पॉइंटर पढ़ा है तो यहाँ पे जो पॉइंटर के जो डाटा होता है उस डाटा को ये स्टोर करता है अपने अंदर। ECX काउंट रजिस्टर काउंट फॉर स्टार्टिंग एट लूप ऑपरेशन। तो यहाँ पे दोस्तों काउंट का मतलब है जो चीज हम मेमोरी के अंदर जो लोड होती है। यहाँ पे काउंट का मतलब है रैम।
हम जैसे सॉफ्टवेयर को लोड करते हैं तो हमारी जो रैम है उस रैम के अंदर सॉफ्टवेयर लोड होता है, और लोड होने का यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज उसको काउंटर बोला गया है। और यहाँ पे जो काउंटर है, तो जो लूप ऑपरेशन होते हैं, जो रिपीटेड ऑपरेशन होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए ECX जो रजिस्टर है वो काम आता है। यहाँ पे EDX डाटा रजिस्टर इनपुट आउटपुट जो पॉइंटर होता है, जो डेटा होता है, उस डेटा को जो ये स्टोर करता है EDX रजिस्टर। यहाँ पे ESI सोर्स इंडेक्स सोर्स पॉइंटर फॉर स्टार्टिंग ऑपरेशन। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे रजिस्टर हैं और इन रजिस्टर का अलग अलग काम है, लेकिन यहाँ पे सब रजिस्टर इनका सेम एक ही काम है कि कुछ रजिस्टर डेटा को बाहर निकालते हैं और कुछ रजिस्टर डेटा को टेम्परेरी अपने अंदर सेव करते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम जैसे सॉफ्टवेयर करेंगे तो उसके अंदर सारी चीजें बताऊंगा कि यहाँ पे जो EX के अंदर जो वैल्यू है उसको हम EBX के अंदर कैसे डालें, और EBX के अंदर जो वैल्यू है उसको हम EX के अंदर कैसे डालें। तो दोस्तों हम जो वैल्यूज होती है, और आपको पता है सॉफ्टवेयर EX के अंदर कन्वर्ट होने वाले वो बाइट पे काम करता है, और अगर हम कुछ बाइट को चेंज करें तो सॉफ्टवेयर को हम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे EX और EBX के अंदर कुछ बाइट स्टोर होते हैं सॉफ्टवेयर के, और उन बाइट के अंदर हम चेंज करने पे वो सारे सॉफ्टवेयर है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये तो हो गए रजिस्टर की बात, और यहाँ पे सम असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे दोस्तों असेंबली लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, तो असेंबली लैंग्वेज में कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे सीसा के अंदर होते हैं, जो सी लैंग्वेज उसके अंदर होता है, जैसे हम प्रिंट करवाते हैं हम इंटीजर फ्लोट वगैरह ये जैसे डेटा टाइप लेते हैं। तो उसी तरह असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी कुछ इंस्ट्रक्शन होती है जो असेंबली के कोड को लिखने में हमारी हेल्प करती है। तो यहाँ पे दोस्तों NOP, यहाँ पे दोस्तों नो ऑपरेशन, इसका मतलब यहाँ पे हम जैसे कोई सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर के अंदर हम जैसे जंप वगैरह का जो स्टेटमेंट होता है, अगर यहाँ पे हम जो उसके रजिस्टर सीरियल की पर जंप कर रही है और यहाँ पे हम उसका NOP ऑपरेशन लगा दे, तो हमें NOP जो ऑपरेशन है वो हम लगा दे, तो क्या होगा, जो यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं होगा, और ऑपरेशन नहीं होगा तो हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम के अंदर जो जंप है वो जंप स्टेटमेंट काम नहीं करेगा, और जंप स्टेटमेंट काम नहीं करेगा तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो आसानी से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो NOP जो इंस्ट्रक्शन है वो काम आती नो ऑपरेशन। जहाँ पे ये लग जाता है तो समझ लेना कि यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं होगा, कोई यहाँ पे ना कोई रिटर्न होगी वैल्यू और ना कुछ यहाँ पे जंप वगैरह होगा। उसके बाद दोस्तों पुश, मूव ए वर्ड, डिवाइड, कीवर्ड और रजिस्टर इनटू ए स्टैक। तो दोस्तों यहाँ पे जो पुश है ये वैल्यू को मूव करने के लिए काम आती है। अब यहाँ पे तीन चीजें आई है, न्यू, वर्ड, डिवाइड और कीवर्ड। तो दोस्तों वर्ड, डबल वर्ड और कवर्ड वर्ड ये डेटा टाइप है और ये ऐसे लैंग्वेज के अंदर ज्यादा यूज होते हैं। वर्ड का मतलब है जो सिंगल वर्ड होता है, डिवाइड का मतलब डबल वर्ड और क्यू का मतलब कवर्ड वर्ड। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारी चीजें आपको बताऊंगा जब हम सॉफ्टवेयर को क्रिएट करेंगे तब। उसके बाद में पॉप, रिमूव ए डिवाइड ऑफ द स्टैक एंड पुट इन द रजिस्टर। दोस्तों कुछ चीजें मैंने आपको बताया, कुछ चीजें रजिस्टर कुछ चीजें को खाली करने के लिए यूज होता है, कुछ रजिस्टर अपने अंदर चीजों को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पॉप इंस्ट्रक्शन होती है वो क्या होती है, जो रजिस्टर के अंदर जो पहले से वैल्यू होती है उस वैल्यू को वापस रिमूव करने के लिए, खाली करने के लिए यूज होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ये कॉल फंक्शन है, तो दोस्तों कॉल फंक्शन है उसका हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे जब हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे तब, क्योंकि दोस्तों जो कॉल फंक्शन होता है वो हमें जो रिटर्न में कुछ वैल्यू देता है, और हम सॉफ्टवेयर हम तभी क्रिएट कर सकते हैं जब हमें जो कॉलिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज हो, क्योंकि दोस्तों सारे सॉफ्टवेयर एक तरीके से क्रिएट नहीं होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें कॉल के अंदर कुछ कोड छुपे होते हैं और उनको हमें इन कॉल के द्वारा ही हम उस कोड को बाईपास कर सकते हैं, उस कोड को हम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कॉल इंस्ट्रक्शन ऐसी होती है जिसमें फंक्शन वगैरह यूज होते हैं जो कुछ चीजें हमें रिटर्न करके देते हैं, और वो रिटर्न करते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ चीजें छुपी हुई होती है। उसके बाद दोस्तों मूव, तो दोस्तों ये जो मूव होता है वो EXE जो एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के अंदर वैल्यू को मूव करने के लिए काम आता है। जैसे कि अपने 4 और 2 ऐड कर रहे हैं तो, और वो EX रजिस्टर के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेगा, जो 4 और 2 है वो सबसे पहले ऐड होगी, और ऐड होने के बाद जो EX रजिस्टर उसके अंदर ये मूव हो जाएगी, मतलब ये जो EX रजिस्टर उसके अंदर ये चली जाएगी और EX रजिस्टर के अंदर ये वैल्यू को स्टोर कर लेगा। तो मूव इधर उधर मूव करने के लिए वैल्यू को सबसे ज्यादा यूज होता है इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन।
उसके बाद LEA कॉपी द रिजल्ट ऑफ ऑपरेंड रजिस्टर मेमोरी एड्रेस कांस्टेंट ऑफ एनोदर। तो दोस्तों यहाँ पे ये वैल्यू को है उसको कॉपी करने के लिए, जैसे रजिस्टर मेमोरी एड्रेस कंस्टेंट, यहाँ पे कॉपी करके अलग अलग जो रजिस्टर होते हैं उस रजिस्टर के अंदर ये वैल्यू को ट्रांसफर करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होती है। इसके बाद दोस्तों CMP कंपेयर टू ऑपरेशन। दोस्तों यहाँ पे CMP का मतलब है कंपेयर, और कंपेयर जो सॉफ्टवेयर होता है सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जैसे सॉफ्टवेयर बनता है तो सॉफ्टवेयर कुछ कंडीशन होती है और उस कंडीशन पे शेल की वगैरह होती है। तो हम जैसे टाइप करेंगे, अगर हम रोंग सीरियल की टाइप करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो कंपेयर ऑप्शन है जो CMP वो कंपेयर करेगा कि आपने जो की डाली है और जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो की है वो दोनों की सेम है कि नहीं। अगर हमारी की सेम होगी तो वो सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अगर सेम नहीं होगी तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो इसलिए जो कंपेयर इंस्ट्रक्शन है वो दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए आ सकती है। तो वो दो वैल्यू या तो दो रजिस्टर हो सकते हैं या दो वैल्यू हो सकती है। उसके बाद जंप है मूव कंट्रोल टू एब्सोल्यूट और रिलेटिव एड्रेस। तो यहाँ पे दोस्तों जो जंप है वो जंप काम करता है, जो जैसे हम कुछ वैल्यू के अंदर अगर हम जंप करवाते तो जो बीच में जो कोड लिखा हुआ उसको रिडायरेक्ट कर देगा, और यहाँ पे हम जंप लिख के और जंप के आगे जो भी हम एड्रेस लिखेंगे तो वो डायरेक्ट उस चीज पे जंप करेगा, और उसके नीचे जो कोड लिखा है उससे इसका कोई मतलब नहीं है। ये सबसे पहले वो कोड उस कोड पे जाएगा जहां हम इसको जंप करवा रहे हैं। तो इसलिए जो जंप रजिस्टर है, जो जंप इंस्ट्रक्शन है वो काम आता है कोड को एक कोड को दूसरे कोड पे जंप करवाने के लिए। दी मोस्ट फॉलोइंग कंडीशन यूजिंग रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ HTML लैंग्वेज। तो दोस्तों यहाँ पे जो HTML लैंग्वेज होती है उसके अंदर कुछ कंडीशन होती है, और वो कंडीशन एक लैंग्वेज नहीं, वो C++ और जावा सब के अंदर जो कंडीशन होती है वो होती है, और इफ और इलेस के अंदर कुछ कंडीशन होती है। लेकिन यहाँ पर जो HTML लैंग्वेज होती है उसके अंदर कुछ अलग ही तरह की कंडीशन होती है, और जो सॉफ्टवेयर होता है वो इन्हीं कंडीशन के ऊपर टिका हुआ होता है। तो आपको ये जो कंडीशन है वो अच्छे से पढ़ लेनी है और अच्छे से देख लेने, क्योंकि इंटरनेट पे इसके बहुत वीडियो है HTML लैंग्वेज के। तो आप जो ये कंडीशन है इनको आप अच्छे तरीके से समझ लो, और इसको समझने के बाद आपको जो सॉफ्टवेयर है वो उसमें आसानी होगी क्रैकिंग करने में। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको जंप के बारे में बताया था, कंपेयर के बारे में बताया था। यहाँ पे JE वेन इक्वल, यहाँ पे जंप इज इक्वल, दो वैल्यू इक्वल होगी तो JE काम करेगा। JNE वेन इज नॉट इक्वल, JNE का मतलब है जंप इज नॉट इक्वल। अगर दो वैल्यू इक्वल नहीं है तो यहाँ पे JNE वर्क करेगा। JZ वेन इज 0, अगर किसी वैल्यू किसी कोड या किसी जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पे JZ काम आएगा। JNZ वेन नॉट 0, यहाँ पे अगर जंप इक्वल अगर नॉट 0 है तो यहाँ पे ये JNZ काम करेगा। JG वेन ग्रेटर देन, यहाँ पे JG वेन ग्रेटर देन और इक्वल। तो यहाँ पे ये कुछ छोटी मोटी इंस्ट्रक्शन है जो जंप की जो कंडीशन इंस्ट्रक्शन है, तो आप इसको अच्छे से देख ले और अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये एक दिन में हम सीख सकते हैं ये जो जंप। और HTML लैंग्वेज है, इसमें आगे भी मैं आपको जो HTML लैंग्वेज उसका वीडियो आएगा जिसमें आपको ये सारी कंडीशन के बारे में बताऊंगा इसी कोर्स के अंदर। उसके बाद दोस्तों सब एड इंक्रीज डिक्रीज। तो दोस्तों सब होता है वो आपको पता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए होता है, ऐड होता है दो वैल्यू को ऐड करने के लिए। तो दोस्तों वो दो वैल्यू होती है जिसके अंदर हम जैसे यहाँ पे एग्जांपल ऐड EX 0x1, तो यहाँ पर दोस्तों जो 0 × 1 है इसको हम स्टोर करवाएंगे EX रजिस्टर के अंदर। तो यहाँ पे ये EX रजिस्टर है, तो यहाँ पे हम ऐड को इंक्रीज का मतलब है वैल्यू में बड़ा होना। जैसे कि हमने 1 लिखा है तो यहाँ पर हम इंक्रीज करेंगे तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा, तो 1 हमने दिया और 1 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो EX रजिस्टर के अंदर वैल्यू हो जाएगी 2, तो यहाँ पर 2 स्टोर वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद डिक्रीज वैल्यू को घटाने के लिए, वैल्यू को कम करने के लिए। उसके बाद टेस्ट परफॉर्म एंड ऑपरेशन ऑफ द वैल्यूज EX एंड EDX इफ रिजल्ट इज 0 सेट 0 फ्लैग 2। तो यहाँ मैंने बताया था दोस्तों जो रजिस्टर होते हैं बहुत तरीके होते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो फ्लैग है वो भी एक रजिस्टर है। तो यहाँ पे जो टेस्ट होता है वो एंड ऑपरेशन पे वर्क करता है। अगर एंड ऑपरेशन में दोनों जो कंडीशन अगर वो सेम होगी तो ये वैल्यू को मूव करेगा EX से EDX के अंदर। ठीक है दोस्तों।
और आपको जो ये फ्लैग है इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। इसका पूरा एक ट्यूटोरियल होगा जिसमें हम फ्लैग रजिस्टर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और फ्लैग रजिस्टर से हम स्टूपिड पैचिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन, ये दोस्तों आपने पढ़े हुए हैं। ये दोस्तों एंड ऑपरेशन का आपको पता है, अगर दो कंडीशन सेम होगी तो एंड ऑपरेशन वर्क करेगा। अगर उसमें एक कंडीशन भी ट्रू हो तो एंड ऑपरेशन वर्क नहीं करेगा, उसका रिजल्ट आएगा फेल्स। और ऑपरेशन के अंदर अगर दो कंडीशन दी हुई, अगर दोनों कंडीशन अगर एक कंडीशन भी सही हो जाए तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ट्रू। ठीक है दोस्तों। उसके बाद XOR परफॉर्म ए बिट वाइज XOR operation on the value stored in EX and EBX, the result is saved in EX। तो यहाँ पर जो XOR है होता है, ये क्या काम करता है कि ये बिट है उस पर वर्क करता है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर करेगा EX एंड EBX से, तो ये जो वैल्यू उसको स्टोर करने के लिए काम आता है, और EX और EBX की जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी EX रजिस्टर के अंदर। ठीक है दोस्तों। तो ये जो XOR है ये बिटवाइज ये जो बिट है उस पर काम करता है और ये वैल्यू को स्टोर करने के लिए काम आता है। उसके बाद रीड, RET, रीड का मतलब है रिटर्न। जैसे हमने एक कोड लिखा और कोड के अंदर हमने टाइप कर दिया, हमने इंट के अंदर लिख लिया A=2 और B के अंदर लिख लिया हमने 4, और इसको हमने C एक इंटीजर वैल्यू और ले ली, और यहाँ पे हमने C के अंदर A और B को हमने ऐड करवा दी। ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने A की वैल्यू थी ली 2 और B की ली 4, तो दोनों को ऐड होने के बाद में वो हमें वैल्यू क्या देगा 4 × 4 + 2, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 6। तो यहाँ पे हमें रिटर्न में क्या देगा 6। तो दोस्तों RET का मतलब है कि ये हमें कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करेगा, और ये RET वगैरह ये बहुत ज्यादा काम की चीज है जो हम धीरे जैसे हम सॉफ्टवेयर करेंगे वैसे हम इसको सीखते जाएंगे आराम से। ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।